तो दोस्तों आइए नमस्कार। आज जो हमने वीडियो में डिस्कशन कर रहा था, मैं आपको पहले मैंने नेजल कैविटी के बारे में बता दिया था, फिर फेरिंग्स के आज हम देखेंगे। ये जो आपका पिंक कलर का दिख रहा है पूरा आपका क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है ना। नेजल कैविटी के अंदर 3 इथेमोइड कोंका बताए थे मैंने। जो इथेमोइड बोन के होते हैं सुपीरियर और मिडिल कोंका इथेमोइड का बनता है, और इंफीरियर कोंका एक सेपरेट बोन होता है। नेजल कैविटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। फेरिंग्स जो होता है 3 पार्ट में होता है। जो नेजल कैविटी की बिहाइंड है वो नेजोफेरिंग्स है। ओरल कैविटी जो यहाँ से यहाँ तक होती है ओरल कैविटी, इसके बिहाइंड जो होता है ओरोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स जो लेरिंग्स के जो बिहाइंड होता है यहाँ से यहाँ तक वो लेरिंगोफेरिंग्स होता है। नेजोफेरिंग्स में मैंने जब आपको ईयर के अंदर बताया था, ईयर की भी वीडियो इसमें रखी हुई है। जो स्टिशन ट्यूब की ओपनिंग होती है, जो मिडल ईयर से जो निकलती है स्टिशन ट्यूब, उसकी ओपनिंग नेजोफेरिंग्स में होती है, क्योंकि एयर का प्रेशर मेंटेन रहता है। इससे जब ट्यूब ओपन होती है तो एक एलिवेशन पार्ट बनता है जिसे हम टोरस ट्यूबेरिस कहते हैं। ये जो एलिवेशन पार्ट है दोस्तों, इसे टोरस ट्यूबेरिस कहते हैं। और इसी के पीछे एक और क्या होता है आपका, हल्का सा एक और ग्रूव बन जाता है म्यूकस का। इसे हम क्या कहते हैं, फोसा ऑफ रोजेमुलर। इसे हम कहेंगे दोस्तों फोसा ऑफ रोजेनमुलर। ये कभी कभी क्या होता है कि आपको एनाटॉमी सेशन में दे देता फोसा ऑफ रोजेनमुलर क्या होता है। तो ये और कुछ ही नहीं होता है, एक एलिवेशन पार्ट होता है जस्ट नेजोफेरिंग्स के अंदर स्टिशन ट्यूब जो ओपन होती है उसके टोरस टर्बिरिस के पास एक और एलिवेशन पार्ट होता है, उससे अपन फोसा ऑफ रोजेनमुलर। क्लिनिकल एनाटॉमिकल पर्पस भी कुछ नहीं है, क्लिनिकल पर्पस है बस। नेजोफेरिंग्स के अंदर स्टिशन ट्यूब होती है, तो कभी भी आपको जब नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन होता है तो ये यहाँ से जो बैक्टीरिया है वो एंटर करके आपके मिडल ईयर तक जा सकता है और ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अब जो हम बात करते हैं ये नेजोफेरिंग्स का अगर रिलेशन देखेंगे तो इसके नेजोफेरिंग्स इतना सा पार्ट है। इसके इंटीरियर में क्या है, नेजल कैविटी है। पोस्टीरियर में फेरिंजियल म्यूकोसा लेयर है। ऊपर की तरफ इसमें स्पेनोइड बोन का पार्ट आ जाता है और नीचे की तरफ आपको ओरोफेरिंग्स आ जाता है। क्लियर। अगर इंटीरियर में क्या आपका फिक्स नेजोफेरिंग्स के अगर आप रिलेशन की बात करें तो ये आप देख रहे हैं नेजल कैविटी, या इसे कह सकते हैं पोस्टीरियर नेजल एपरेटस, क्योंकि ये नेजल कैविटी का इंटीरियर है, ये नेजल कैविटी का पोस्टीरियर है। तो फेरिंग नेजोफेरिंग्स के में क्या है, पोस्टीरियर नेजल कैविटी। नीचे क्या है, ओरोफेरिंग्स। ऊपर क्या है, स्पेनोइड बोन, ये स्पेनोइड बोन का पार्ट आ जाता है और पीछे है फेरिंजियल म्यूकोजा। इसी नेजोफेरिंग्स में 2 टॉन्सिल्स होते हैं। एक इसी स्टिशन ट्यूब के यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होते हैं। बेसिकली नेजोफेरिंग्स में 2 लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होता है। एक तो होता है ट्यूबल टॉन्सिल जो कि जस्ट इसके बिहाइंड होता है। एक यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है जिसका अपन फेरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं। एक तो होता है ट्यूबल टॉन्सिल, एक होता है फेरिंजियल टॉन्सिल। बेसिकली इनको नेजोफेरिंग्स में जो सिचुएटेड होते हैं इनको एडिनोइड्स कहा जाता है। अगर बात करें मोटे तौर पे एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स में डिफरेंस केवल एक एनाटॉमिकल पर्पस का होता है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं होता। कि एडिनोइड्स में क्रिप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लिम्फोइड्स में क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी हिस्ट्री ये होती है एडिनोइड्स की कि ये जब बच्चा होते हैं, चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ 6 ईयर ऑफ एज, तब ये एडिनोइड्स नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट रहते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये जो नेजोफेरिंग्स में ट्यूबल और फेरिंजियल टॉन्सिल रहते हैं, बच्चा जब रहता है 6 साल तक, तब ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट रहते हैं। 20 साल तक आते आते ये हो जाते हैं डिसअपियर होने लग जाते हैं। फिर आपको ये इतना मतलब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये नेजोफेरिंग्स के अंदर अपन एक तो क्या देखा, टोरस टर्बिरिस, फोसा ऑफ रोजेमुलर, फेरिंजियल टॉन्सिल यहाँ होती है, और इसी के यहाँ पे क्या होती है आपकी ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं। नेजोफेरिंग्स के रिलेशन भी मैंने बता दिए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके नीचे ओरोफेरिंग्स की बात करता हूँ। ओरोफेरिंग्स बेसिकली अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखते हैं तो पीछे की तरफ आपको इस तरह से मतलब एक आपको अगर वाइड ओपन एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको ये एक मेम्ब्रेन दिख जाती है जिसे अपन ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ये क्या पार्ट आपका जो माउथ से देख सकते हैं ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम ओरोफेरिंग्स क्या है कि डाइजेस्टिव का और रेस्पिरेटरी का दोनों का पार्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओरल कैविटी के जस्ट बिहाइंड, क्योंकि आप जो माउथ किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है। अब आप जो फूड इनटेक करते हो वो ओरोफेरिंग्स से होकर टच होकर गुजरता है। तो ओरोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द एरो डाइजेस्टिव ट्रैक, दोनों होता है, रेस्पिरेटरी आल्सो डाइजेस्टिव। तो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स जहां से जुड़ता है वो ओरोफेरिंजियल इस्थमस होता है, ठीक है ना। अब आप ये सोचोगे कि ओरोफेरिंजियल इस्थमस है तो ऑब्वियसली इस्थमस जब हम एनाटॉमिकल वर्ड यूज करते हैं तो कोई 2 पार्ट का संयोजन होता है बेसिकली। पर जब एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग जब आप खाने को निगल रहे होते हैं और एट द टाइम वॉमिटिंग, ये इस ओरोफेरिंजियल इस्थमस कट ऑफ हो जाता है। मतलब जो नेजोफेरिंग से जो अटैच होता है उस समय ये कट ऑफ हो जाता है। जो आप फूड इनटेक करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ इसोफेगस में आ जाएगा।
जब आप वोमिटिंग होती है तो वो वोमिटिंग होती है तो ऑब्वियसली वो क्या होता है कि आपके मुंह से बाहर निकलते हैं, न कि नाक के द्वारा निकलते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वोमिटिंग एट स्वेलोइंग ये ओरोफेरिंजियल स्टमस रेस्पिरेटरी जो नेज़ोफेरिंग्स है उससे कट ऑफ हो जाता है ना, ये इसकी विशेषता होती है। अब ओरोफेरिंग्स को अगर आप माउथ को वाइडली एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ आपको लेटरली साइड में दो टॉन्सिल्स मिलते हैं। कौन से? पैलेटाइन टॉन्सिल। ये टॉन्सिल विजिबल होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको देखो ध्यान रखना, नेज़ोफेरिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको मैंने फेरिंजियल टॉन्सिल और ट्यूबल टॉन्सिल दो टॉन्सिल बता चुका हूँ। ये टॉन्सिल आपके जो ओरोफेरिंग्स से आपको विजिबल दिखते हैं, माउथ वाइड एग्जामिन करते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल। नॉर्मली जो टॉन्सिल्स आपके टॉन्सिलाइटिस होते हैं इन्हीं में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ये ही आपका मेन टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होता है और इन्हीं की आपकी क्या सर्जरी होती है? टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है ना। और एक टॉन्सिल्स आपके टंग के बिहाइंड होते हैं जिसे अपन लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, ठीक है ना। ये जो टंग के विजिबल नहीं होता पर टंग के पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ होता है जो लिंगुअल टॉन्सिल होता है। ये आप देख रहे हैं ना, दो ओरोफेरिंग्स में दो आर्क आपको दिखती है कि भाई ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं दो आर्क के बीच में सिचुएटेड होती है। ये जो अंदर वाली होती है प्लेटोफेरिंजियल, ये प्लेटो आर्क बेसिकली क्या होता है कि जैसे ब्रिज होता है ना बस, और एक घुमावदार स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, एक घुमावदार स्ट्रक्चर होती है जो कि एक टॉन्सिल्स को होल्ड करती है। अंदर वाली है प्लेटोफेरिंजियल और बाहर वाली है प्लेटोग्लोसल। ये क्या करती है? आपकी पैलेटाइन टॉन्सिल को होल्ड करती है। पैलेटाइन टॉन्सिल, अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लिम्फोइड टिश्यू की बनी है, बस एक एनाटॉमिकल पर्पस से डिफरेंस है कि इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स को होल्ड करती है और ये क्या करती है? प्लेटोग्लोसल है और ये प्लेटोफेरिंजियल है। ओरोफेरिंजियल स्टमस का मैंने फंक्शन बता दिया, जो नेज़ोफेरिंग्स को ओरोफेरिंजियल एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग और वोमिटिंग से ये कट ऑफ हो जाती है, ठीक है ना, तो इसे ओरोफेरिंजियल स्टमस कहते हैं। अब आप देखते हैं कि जो ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स होती है वो लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शंस होता है। ये जब भी आपको कोई बैक्टीरिया हो जाता है तो ये क्या करती है कि आपकी इनका फंक्शंस क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कोई इजीली बैक्टीरिया एंटर नहीं करने देता, साथ में आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी कोई बैक्टीरिया इजीली एंटर नहीं कर सकता। ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स और आपका फंक्शंस होता है। पर जब बैक्टीरिया अगर ये टॉन्सिल्स में जो बी सेल्स लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अगर बैक्टीरिया किल नहीं कर पाते तो ये क्या हो जाते हैं? जनरली एनलार्ज हो जाते हैं और इनके बीच में अगर आपने टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट देखोगे तो ये टॉन्सिल जनरली एनलार्ज दिखते हैं और आपको इजीली विजिबल हो जाते हैं। अगर एंटीबायोटिक से लेते हैं तो ठीक हो जाता है, नहीं तो आपको टॉन्सिलेक्टोमी करना पड़ता है। तो ओरोफेरिंग्स में ये समझ में आ गया। नेज़ोफेरिंग्स में आपको ये क्लियर हो गया, एक तो आपकी स्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग बतानी है, टोरस टर्बिरिस और एक फोसा ऑफ रोजेनमुलर की। साथ में इसमें नेज़ोफेरिंग्स में दो तरह के एडेनोइड्स होते हैं, फेरिंजियल और ट्यूबल एडेनोइड्स। जनरली 6 साल तक के बच्चों के नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट रहते हैं, पर 20 साल के एज होते हैं तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ओरोफेरिंग्स का मैंने बताया कि ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं और ये कौन से होते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं। अब आप देखना कि नेज़ोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और टंग्स के बीच में ये जो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ऊपर की तरफ कौन सी आपकी दो ट्यूबल टॉन्सिल दो होती है क्योंकि दो स्टिशियन ट्यूब के बीच होती है, दो तो ट्यूबल टॉन्सिल्स हो गई, एक आपकी एक तो आपकी फेरिंजियल टॉन्सिल हो गई, दो ट्यूबल टॉन्सिल्स। जो वाल्डेर रिंग का आपको क्वेश्चन आता है ना, वाल्डेर रिंग, बेसिकली ये वाल्डेर रिंग क्या होती है कि आपकी नेज़ोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स के अंदर ये टॉन्सिल्स एक रिंग बनाते हैं। देखो एक तो क्या होगी? फेरिंजियल, दो हो गई ट्यूबल, ये भी आपकी क्या होगी? ट्यूबल, दो पैलेटाइन, ये दो पैलेटाइन है और ये आपकी ये लिंगुअल, ठीक है ना, ये आपकी लिंगुअल। ये क्या मिलके बनाते हैं? आपकी पूरी एक वाल्डेर रिंग बनाते हैं जो कि एक तरह से आपके रेस्पिरेटरी को और डाइजेस्टिव दोनों ट्रैक को ये बचाने का काम करती है, कोई भी बैक्टीरिया इजीली एंटर नहीं कर सकता है। तो वाल्डेर रिंग आपको समझ में आ गई कि नेज़ोफेरिंग्स में फेरिंजियल ट्यूब और ट्यूबल टॉन्सिल, ओरोफेरिंग्स में पैलेटाइन टॉन्सिल और टंग के पीछे लिंगुअल टॉन्सिल। ये क्या करते हैं? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक गार्ड होता है ना, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इनको हम लुकआउट गार्ड भी बोल सकते हैं वाल्डेर रिंग को ना, कि ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज, जैसे गार्ड होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, किसी को भी इजीली एंटर नहीं करने देता, वैसे ही क्या होता है कि वाल्डेर रिंग जो होती है ना आपकी, ये किसी भी बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देती है। नेज़ोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स क्लियर हो गया। अब जो लेरिंगोफेरिंग्स में और कुछ नहीं होता है कि लेरिंगोफेरिंग्स जस्ट बिहाइंड द लेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स से आपका ईसोफेगस कंटिन्यू रहता है। अगर ये लेरिंगोफेरिंग्स है तो आपका ईसोफेगस कंटिन्यू रहेगा। लेरिंगोफेरिंग्स के आगे लेरिंग्स रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो लेरिंगोफेरिंग्स के अगर इसमें और कुछ नहीं है, लेरिंगोफेरिंग्स में एक वर्ड आपको हमेशा कुछ समझ में नहीं आता है जो कि होता है पायरिफॉर्म साइनस। कई बार आप पढ़ेंगे और ये वर्ड बार बार आएगा कि ये पायरिफॉर्म साइनस, यार ये होता क्या है बेसिकली?
अगर आप ये पोस्टीरियर व्यू, इसमें मैं आपको बता सही एक डायग्राम में बताऊंगा आपको, पर आप ये समझ लीजिए कि लेरिंगोफेरिंग्स और कुछ नहीं होता, इसी के नीचे आपका क्या होता है, इसोफेगस कंटिन्यू होता है और लेरिंगोफेरिंग्स के आगे आपका लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स में आपको इसमें डिटेल अपन कार्टिलेज डिस्कशन करेंगे। जब आप लेरिंग्स के अंदर एक थायराइड कार्टिलेज पढ़ेंगे तो थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, लेरिंग्स में जब आगे की तरफ बनता है तो वो पीछे की तरफ एक ग्रूव, एक एम्प्टी बॉक्स रहता है, खाली बॉक्स रहता है, जिससे क्या होता है कि एक दो खांच बन जाती है, जिसे हम पायरिफॉर्म साइनस कहते हैं। मैं इसका डायग्राम अभी इसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, पर मैं आप जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। पायरिफॉर्म साइनस और कुछ नहीं होता, लेरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज की वजह से अगर आप देखते हैं तो वो पीछे की तरफ एक खांच बन जाती है ना, वो ग्रूव एक खांच बन जाती है, जिसे हम पायरिफॉर्म साइनस कहते हैं। एनाटोमिकल पर्पज इसका कुछ नहीं है। क्लिनिकल में ऐसे केस देखने को मिलता है कि कई बार इस पायरिफॉर्म साइनस, क्योंकि ये जैसे कि अगर ये कोई लेरिंग्स आ रहा है ना, तो ये इस तरह से कोई खांच होती है, इस तरह से यूं घूम के इस तरह से आता है कि ये इस तरह से घुमा हो, तो ये क्या होता है कि जैसे ये है आपका पायरिफॉर्म साइनस। अब इसमें जो स्पेस होता है ना, कभी कभी फूड इसमें स्टक होने का चांस रहता है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे आप फिश इंटेक करते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो कोई क्या होता है, इस पायरिफॉर्म साइनस खांच में क्या होता है, कभी कभी फूड स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे पायरिफॉर्म साइनस में क्या होता है कि लेरिंजियल नर्व क्या होती है कि नर्व सप्लाई करती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, तो इसी कारण से क्या होता है कि आपको उसी समय क्या होता है, चोकिंग सेंसेशन होता है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फूड स्टक होने के और आपको गला ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दब रहा है, प्रेस हो रहा है। तो पायरिफॉर्म साइनस इस तरह से केस देखे जाते हैं, फिर उसमें पेशेंट को काफी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसमें पेशेंट की ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट डाउन नहीं होता, पर पेशेंट को ऐसा लगता है गले में कुछ चोकिंग हो गई, पेशेंट कंटिन्यू कफिंग करता है, क्योंकि इस खांच में कभी कभी फूड स्टक चांसेस हो जाते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट, तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, क्लिनिकल चोकिंग होने का होता है, और पेशेंट को कंटिन्यू, क्योंकि लेरिंजियल नर्व इरिटेट होती है और पेशेंट को कंटिन्यू कफिंग होती है। और ये हालांकि ये जैसे कफिंग करती है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है और सॉल्यूशन हो जाता है, पर अगर वो पायरिफॉर्म साइनस में अटका ही रह जाता तो इसका ट्रबल प्रॉब्लम आगे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स आप समझ में आ गया होगा। मैं स्लाइटली वापस आपके लिए रिव्यू कर देता हूँ, पर दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी मेहनत आपको, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप इसमें कुछ भी समझ पाते हैं तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता, ताकि मुझे ये लगता कि मैं इस चीज़ को और अच्छा कर पाऊंगा। तो नेजोफेरिंग्स के पीछे जो अगर रिलेशन देखते हैं तो नेजोफेरिंग्स के एंटीरियर में क्या है, नेजल कैविटी, पीछे फेरिंजियल म्यूकोजा कह सकते हैं या फेरिंजियल टॉन्सिल भी लिख सकते हैं, एडेनोइड्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर एक चीज की ओपनिंग होती है, हिस्ट्रीशियन ट्यूब, जो मिडिल एयर में होते हैं, इसके ऊपर एक क्या होता है कि ये जो ट्यूब होती है ना, इस तरह से घुमावदार हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, टोरस टर्बिरिस कहते हैं, और इसके ऊपर एक और सल्क म्यूकस का एक होता है कि एक और ऐसा फोल्डिंग होता है जिसे हम फोसा ऑफ रोजेमुलर कहते हैं। होता कुछ नहीं, कभी क्वेश्चन में ये दे दिया फोसा ऑफ रोजेमुलर, तो आपको नेजोफेरिंग्स से समझाना है। सुपीरियर में स्पिनोइड बोन है, नीचे की तरफ ओरोफेरिंग्स, और पीछे की तरफ आपको मैंने बता दिया। ओरोफेरिंग्स को जो अगर आप देखेंगे माउथ से ओपनिंग दिखती है, और कुछ नहीं तो ओरोफेरिंजियल इस्टमस होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव का पार्ट है और साथ में आपकी रेस्पिरेटरी का पार्ट है, तो रेस्पिरेटरी में नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स को कनेक्ट करने वाला ओरोफेरिंजियल इस्टमस होता है। ये एट द टाइम स्वेलिंग और वॉमिटिंग के समय ये इससे कट ऑफ हो जाता है, और जो भी आप फूड इंटेक करते हैं वो इसोफेगस में चला जाता है, और जो भी वॉमिटिंग आती है वो ओरल कैविटी से बाहर होते हैं। अब इसमें जो दो एडिनोइड्स होते हैं नेजोफेरिंग्स में, जो सिचुएटेड होते हैं वो एडिनोइड्स कहलाते हैं। ये एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक एनाटॉमिकल इसमें क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स में, एडिनोइड्स में नहीं होते, बाकी सब सेम है, लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं बेसिकली। पैलेटाइन टॉन्सिल भी है इसमें ओरोफेरिंग्स में दिखते हैं, जो कि इसको होल्ड करने किसके बीच में होता है, प्लेटोफेरिंजियल प्लेटोग्लोसल आर्क के बीच में होती है। एक टंग के पीछे होता है जो कि लिंगुअल टॉन्सिल कहलाते हैं। ये टॉन्सिल जैसे फेरिंजियल, ये आपके नेजोफेरिंग्स में है, ये ओरोफेरिंग्स, और ये आपके टंग के पीछे होते हैं। ये आपस में मिलकर एक वाल्डे रिंग बनाते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होते हैं, कि कोई भी बैक्टीरिया इजीली अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है, जो कि आपकी एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। ओरोफेरिंग्स क्लियर। लेरिंगोफेरिंग्स का मैं एक और डायग्राम बताऊंगा, लेरिंगोफेरिंग्स का और कुछ ही नहीं है। एक पायरिफॉर्म साइनस आपको कभी समझ में नहीं आता, तो ये क्या होता है कि एक थायराइड कार्टिलेज जब लेरिंग्स में बनता है, ये मैं आपको बताऊंगा लेरिंग्स का डिटेल में, तब पीछे की तरफ एक खांच बन जाती है। इससे पायरिफॉर्म साइनस में कभी कभी फूड स्टक होने की चांसेस होते हैं, जो कि कभी आपको कफिंग और चोकिंग सेंसेशन फील करवाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।